नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अता। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अवसर पर प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोता, आप सभी जानते हैं कि 1 से 7 अगस्त विश्व भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाए जाते हैं और इसी अवसर पर ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध, इससे जुड़ी कई बिंदुओं पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर ताना नातुंग, स्टेट नोडल ऑफिसर, चाइल्ड हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन नाहरलगन, डॉक्टर नानी तागो, MD पीडियाट्रिक, असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रिम्स नाहरलगन और डॉक्टर पाया लियाक, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, हीमा हॉस्पिटल ईटानगर। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल डॉक्टर ताना नातुंग से ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये आम सी बात है, ये बहुत नेचुरल है कि आप एक बच्चा पैदा करते हैं, माँ बन गई है तो हमें दूध पिलाना है। मतलब नेचर ने ऐसे बनाया है, इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे जानवर को भी ऐसे ही बनाया है। फिर भी इस ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर इतनी जागरूकता, इतना कार्यक्रम करने की जरूरत कैसे आन पड़ी, क्यों आन पड़ी? यही बात मैं जानना चाहूंगी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्यों मनाया जाता है और ये 1 से 7 अगस्त तक क्यों मनाते हैं? ये वाला जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये सारा संसार में मनाया जाता है, लेकिन इसका शुरुआत हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज में। क्योंकि नेचुरली, जैसे आपने कहा कि जो एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको ब्रेस्ट फीड करना, तो ये एक नेचुरल चीज है और पहले ये होता भी था। तो जैसे जैसे हमारे सोसाइटी, हमारे सिविलाइजेशन आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे लोग काम करना शुरू किया, स्पेशली हमारे जो वुमेन फोक्स है, जो काम करना शुरू हुआ, वर्किंग मदर्स काफी बढ़ने लगे, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये शुरू हुआ कि उन लोगों का ये एक एज ओल्ड ट्रेडिशन जो ब्रेस्ट फीडिंग का, थोड़ा उसमें चेंजेस आने लगा। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इवन ब्रेस्ट फीडिंग का जो फीड्स है, मिल्क है, आर्टिफिशियल मिल्क से भी अवेलेबल होने लगा। तो उन लोगों ने नेचुरल ब्रेस्ट फीड नहीं करके ये जो आर्टिफिशियल फीडिंग देना शुरू किया, तो उसके कारण कुछ हेल्थ इश्यूज आया। तो बाद में जब हम लोगों के जो रिसर्चर्स जब फाइंड आउट किया कि हाँ ये इसके कारण हो रहा है, तो ये समझा गया कि हमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है, नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये अवेयरनेस सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले आया, तो वहाँ पे उन लोग काफी एडवांस है अभी इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का, जो उन लोग प्रमोशन, प्रोटेक्शन में। तो हमारे इंडिया में भी जब ये चीज को जब डाटा एनालाइज किया है, देखा गया, तो हमारे यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अभी वर्किंग वुमन काफी है, मदर्स काफी वर्क कर रहे हैं, और सेम गोस हमारे अरुणाचल में भी। सो जस्ट रिसेंटली हम लोग का जो NFHS 4 और 5 के डाटा को हम लोग जब उसको ये करते हैं, कंपेयर करते हैं, हमारे अरुणाचल में कम से कम जब हम लोग अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जब डाटा देखते हैं, तो NFHS 4 में हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में 58% था। तो जब यहाँ पे NFHS 5 में देखा तो उल्टा डिक्रीज हो गई, इम्प्रूव होने का वजह 54 आ गए। तो इसी तरह हम जब ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में भी देखेंगे, तो उसमें भी 2-3 ऐसे, ज्यादा तो नहीं, 2-3 ऐसे पॉइंट पीछे गया है। तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है कि हाँ, हमारे यहाँ पे भी कुछ है जो सोसाइटी, मतलब अपने जो पुराना जो ट्रेडिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ के शायद मॉडर्न जो लिविंग स्टाइल जो हम अभी बोल रहे हैं कि उसको एडॉप्ट करने में तो कुछ नेगेटिव चेंजेस आ रहा है। तो इसीलिए हम फील करता है कि ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को जोर शोर से मनाया जाए और सबको ये खबर मिले कि हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो हमारे ट्रेडिशन को मेंटेन करें और उसको ये करें। तो इसके लिए ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाना जरूरी है हमारे स्टेट में भी। जी जी। अब भले ही ये 1-2 पॉइंट से पीछे हो, लेकिन पीछे तो हुआ है, तो ड्रॉप तो हुआ है, जो कि चिंता की बात है। तो हम इसके कारण पर भी जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन पहले हम डॉक्टर नानी तागो जी से जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट गिफ्ट है बच्चे के लिए। ये एक नेचुरल फीड है, मतलब जो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव
एक मेजर है। जैसे कि हम डाटा से ये बता सकते हैं कि जो हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी है, जो 5 साल से जो बच्चा मरते हैं, अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो 13 पॉइंट रिडक्शन कर सकते हैं 6 महीने तक। अगर हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है 13 पॉइंट्स कम हो सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे की जो मरने की जो रेट है वो 13 पॉइंट्स कम हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब इंटरवेंशन है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ खरीदना, इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट कुछ नहीं चाहिए। आपको जस्ट प्रोत्साहन, प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है। तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है। जस्ट हम शुरू करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट। सो न्यूट्रिशनल बेनिफिट में क्या है कि माँ का जो दूध में जो संपूर्ण मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है बच्चे के लिए, ठीक है, और वो उस मतलब सही प्रोपोर्शन में है और उस फॉर्म में जिसको बच्चा अच्छा से डाइजेस्ट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो बच्चे माँ का जो दूध में कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज फॉर्म में है, तो ये जो है बच्चे इसको अच्छा से पचा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1 है। जो नंबर 2 जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमारे माँ का दूध में है, वो जो फॉर्म्स जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप गाय दूध ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मूला दूध ले लेंगे, तो वो वहां में जो प्रोटीन रहते हैं ना वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पचा नहीं पा रहे, पेट फूल जा रहे हैं, कंस्टिपेशन हो रहे हैं, बहुत सारा इश्यूज हो सकते हैं। और जैसे कि और तीसरा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो माँ का दूध में जो फैट्स रहते हैं, जो फैट्स है वो आपका वहां पे जो हम जो कहते हैं मेडिकली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन ग्रोथ डेवलपमेंट में ये सब बहुत मदद करते हैं। तो ये सब चीज आपका जो काउ मिल्क और जो एग्जांपल आर्टिफिशियल फीड जो फॉर्मूलाज जो आते हैं वो सब में लेकिंग है। और क्या है कि जो माँ का दूध में विटामिन और मिनरल्स सफिशिएंट है फॉर 6 मंथ ऑफ लाइफ, ठीक है। और माँ का दूध में 88% पानी है। इसके लिए बच्चे को पहले 6 महीना में आपको पानी तक नहीं पिलाना है, जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, इवन इन समर्स। ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। उसके साथ माँ का दूध में कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने का कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो बच्चे को मतलब क्या है कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो उसमें बहुत सारा कुछ नाम है, जैसे कि हमारा IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, और काफी सारा नाम है, लेकिन एक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स ना। तो क्या है कि इसके वजह से जो एक ब्रेस्ट फीड बच्चे है ना, वो डायरिया से मरने का चांस 14 टाइम्स लेस है कंपेयर टू फॉर्मूला फीडिंग। अगर बच्चे फॉर्मूला फीडिंग करेंगे उसको डायरिया से मरना 14 टाइम्स है ज्यादा चांस रहता है। एंड देन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो निमोनिया से, उससे मरने का चांस ना मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे लोग को 4 टाइम्स कम है, जो जबकि फॉर्मूला फीडिंग में आपको 4 टाइम्स ज्यादा है। तो जब ये सब डाटा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एलर्जी कम होगा, ईयर इन्फेक्शन कम रहता है, दांत का प्रॉब्लम कम रहता है। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिम्फोमा ना, ठीक है, और आपका ये अल्जाइमर्स डिजीज, इसका चांसेस भी कम रहता है। अच्छा, बड़ा होने के बाद भी इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि माँ का साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है, और जो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं उसका IQ, जो मेंटल IQ बेटर है कंपेयर टू फॉर्मूला फीड। तो इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हम जस्ट बता रहा हूँ कि माँ का भी बेनिफिट होता है। जैसे कि माँ का क्या बेनिफिट होता है कि अगर बच्चे तुरंत डिलीवरी के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर देते हैं तो डिलीवरी होने के बाद जो उसका जो डिलीवरी के रास्ता है ना, वो जो सिकुड़ जाने में मदद होता है। तो इसका वजह से जो पोस्टमार्टम हेमरेज जो ब्लीडिंग का चांस रहता है वो कम रह जाता है, कम होते हैं। फिर क्या है कि अगर बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया है तो माँ को दोबारा प्रेगनेंसी होने का कम चांस रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे आपका बर्थ स्पेसिंग भी हो जाता है। एंड देन क्या है कि इससे आपका माँ का जो ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस भी कम हो जाता है। इट इज प्रोटेक्टिव। तो इसके लिए दोबारा बताना चाहता हूँ कि
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें तब तो माँ और बच्चा दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जी जी। हाँ, तो अपने श्रोताओं को जैसे शुरू में बताया, हमारे बीच में गायनोकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर पायल लियर। तो सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कुछ माताएं होती है जो डिलीवरी के बाद बीमार हो जाता है, या जिसका पहले से कुछ बीमार रहता है, तो किस तरह की बीमारी से जूझ रहे या फिर किस तरह के कंडीशन से जूझ रहे माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो एक्चुअली डे टू डे लाइफ ओपीडी में हमें ऐसा बहुत सारा केसेस देखने को मिलता है जो ये क्वेरी करता है हमेशा कि कब दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो इसमें जो सबके दिमाग में रहता है, सबसे पहले मैं HIV का नाम लेना चाहूंगा। जो माँ HIV इन्फेक्टेड है, तो इसमें दो ओपिनियन है, एक डेवलप कंट्री के लिए है और हमारा एक डेवलपिंग कंट्री के लिए है। तो डेवलप कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गया और वेस्टर्न साइड में वो अमेरिका हो गया, तो इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वो लोग बोलता है, क्योंकि वो लोग का सब्स्टिट्यूट काफी है। क्योंकि इसमें स्टडी का मुताबिक अराउंड 14% तक ब्रेस्ट मिल्क से HIV ट्रांसमिट हो सकता है बच्चा में, तो इसलिए वो लोग जो मना कर देता है उस तरफ। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में इसमें इन्फॉर्म चॉइस देने के लिए बोलता है माँ को, माँ और फैमिली मेंबर को। इन्फॉर्म चॉइस में ऐसा है कि माँ को तो एंटी रेट्रोवायरल थेरापी मिलेगा ही मिलेगा, तो साथ में बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू कराता है। वो इन्फॉर्म चॉइस देता है उसको। अगर कोई सब्स्टिट्यूट लेकर रिस्क लेना नहीं चाहता है तो उसको वो नहीं दे सकता है। अदरवाइज एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम नहीं देना है, क्योंकि HIV से ज्यादा खतरा, HIV से मरने से पहले बच्चा बाकी डिजीजेस से मर जाएगा, जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, उससे मर जाएगा। और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये आता है कि मिक्स फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मिक्स फीडिंग मतलब अभी मन किया बच्चा को दूध पिलाएगा तो हाथ में फिर थोड़ा पैसा वैसा आ गया तो फिर फॉर्मूला फीडिंग दे देगा, ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसे मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा, इसको एकदम नहीं करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे डॉक्टर नानी तागोजी ने बताया, ब्रेस्ट मिल्क जो है एक आइडियल है फूड है बेबी के लिए। और जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिस्टम जो अभी तक इमेच्योर होता है, फुली प्रिपेयर नहीं होता है, वो अंदर का इन्वायरमेंट से निकल कर बाहर का इन्वायरमेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसका इंटेस्टाइनल जो ट्रैक, हमारा जो इंटेस्टाइन है, वो काफी इमेच्योर होता है। तो जब तक माँ का दूध मिलता है तो ठीक है, वो एडॉप्ट कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करना है, जो करना है कर लेगा। लेकिन फिर फॉर्मूला फीड दे दिया तो उसमें क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, वोमिटिंग सब कुछ होगा और इंटेस्टाइनल इंजुरी होता है, उसमें पेट में इंजुरी हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला फीड जो उसको इंजूर करके रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब माँ का फीड जब देगा तो माँ का दूध में जो HIV का वायरस होगा वो इंजुरी के थ्रू एंटर कर जाएगा। तो इसलिए मिक्स फीडिंग जो एकदम नहीं करना चाहिए। या तो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट देना है या तो कंप्लीटली ब्रेस्ट मिल्क देना है, ये एक है। दूसरा हो गया जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि कोई एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है माँ, जैसे कि कोई कैंसर है, तो यूजुअली क्या होता है कि कैंसर ड्रग्स जितना भी है वो सेल्स को मारने का काम करता है। जो रैपिडली जो सेल्स अभी नया बन रहा है उसको मारने का काम करता है। और बच्चा अभी जन्म लिया, उसको बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसका सेल्स रैपिडली एवरी डे वो ग्रो हो रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, तो उसको कैंसर सेल मार देगा। तो इसीलिए वो बेबी के लिए ठीक नहीं है। एक ये है। और दूसरा है, ये भी एक कैंसर का ही ड्रग है, जैसे कि रेडियो आइसोटोप, रेडियो आयोडीन हो गया, उसका बाद में गैडोलिनियम हो गया, जितना भी रेडियो आइसोटोप देता है, अगर माँ उसको मतलब अभी रिसेंटली लिया है या लेना है, उसमें बच्चा को एक्सपोजर हो सकता है, उस कंडीशन में भी नहीं दिया जाता है। और एक कंडीशन और कुछ है, जैसे सब्सटेंस एब्यूज में कोई कोकेन से हेरोइन एडिक्टेड है तो उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो बच्चा भी एडिक्ट हो जाएगा। और साथ में अल्कोहल भी आता है, जो एकदम अल्कोहल से एडिक्टेड, बिल्कुल एडिक्ट है, बिना अल्कोहल का वो मतलब आंख भी नहीं खोल पाए। हाँ, तो ये सब में बच्चा को भी लग जाता है, एक्चुअली बच्चा भी एडिक्ट होकर ही पैदा होगा, तो इसलिए ये सब कंडीशन में नहीं देता है। और एक है टीबी, एक्टिव टीबी जिसका होगा, उसमें भी माँ को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे बहुत सारा कॉमन चीज है, जैसे कि अभी जो पेंडेमिक के चलते कोविड को लेके, फिर हो गया अगर कोई हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो गया या साइटोमेगालोवायरस पॉजिटिव है, तो ये सब में कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, माँ आराम से बच्चा को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। हाँ। और कुछ माता ऐसे है कि उनका दूध ही नहीं निकलता, तो वो किस कारण से ऐसे हो सकता है? क्योंकि हमने कई दोस्तों को देखा है
कि बहुत सारा मतलब खाना पीना उस हिसाब से डॉक्टर की गाइडलाइंस के हिसाब से खाने के बाद भी, या फिर अपने हम लोग जैसे आमतौर पे पपीता दाल वगैरह सजेस्ट करते हैं, वो खाने के बाद भी किसी किसी का दूध नहीं निकलता है, क्या कारण हो सकता है? ये आपका बहुत अच्छा है, एकदम टू द पॉइंट, स्पेसिफिक एक गायनेकोलॉजिस्ट को जो पूछना चाहिए वही पूछा है। एक्चुअली लैक्टेशन का जब अगर हम बात करते हैं तो उसमें खाली ब्रेस्ट और बच्चा ही नहीं होता है, उसमें माँ का साइकोलॉजी भी, उसका बाद उसका फिजिकल स्टेटस भी काफी मैटर करता है। तो साइकोलॉजी इन द सेंस किसी का स्ट्रेसफुल डिलीवरी हुआ, जैसे कि इसमें सीजेरियन सेक्शन हो सकता है, जैसे कि कोई होम डिलीवरी हुआ, उसमें नीचे बहुत इंजुरी हो गया, माँ स्ट्रेस में है, या तो फिर हॉस्पिटल में ही सही लेकिन ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, वैक्यूम हो गया, फोर्सेप हो गया। तो ये सब स्ट्रेसफुल डिलीवरी में क्या होता है कि माँ का वो स्ट्रेस के कारण से एक लैक्टेशन फेलियर होने का चांस रहता है। वो एक नंबर 1 है, क्योंकि एक प्रॉपर फीडिंग के लिए, एक प्रॉपर लैक्टेशन के लिए माँ का काम होना बहुत जरूरी है। इसलिए एंटीनेटल पीरियड से, बच्चा का पैदा होने से पहले से काउंसलिंग एक्चुअली जरूरी होता है। जैसे कि ननितागो सर ने कुछ देर पहले ही बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का पीपीएच कम होता है, और साथ में और भी होता है, ब्लीडिंग के साथ साथ में जो ब्लीडिंग को रोकने वाला जो हार्मोन है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसको हार्मोन ऑफ लव भी बोलता है। तो वो हार्मोन डिलीवरी के टाइम रिलीज होने के कारण से उसका बहुत सारा रोल है। वैसे तो प्राइमरी रोल अगर हम लोग इसमें देखेगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लीडिंग को रोकने का होता है, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग में उसका मेन रोल होता है, वो मिल्क को इजेक्ट कराता है दूध ब्रेस्ट से, तो इसका ये भी रोल है। और उसका तीसरा काम क्या है, मेन काम की वो एक स्टेट ऑफ कामनेस भी रखता है। तो इसलिए ट्रॉमेटिक अगर कोई डिलीवरी होता है तो हाँ, उसमें लैक्टेशन फेलियर होने का चांसेस है। और दूसरा है, अगर कोई जैसे कि कोई डिप्रेस बेबी हो गया, माँ से उसको अलग कर दिया, तो उसका लैक्टेशन इनिशिएट होने में थोड़ा टाइम लग गया, वो भी एक हो सकता है। क्योंकि एक प्रॉपर लैक्टेशन के लिए बच्चा का सकलिंग, बच्चा को माँ का देखना, एक बॉन्डिंग बनना, वो भी जरूरी होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हो सकता है। और क्या है कि माँ का एंजाइटी, ये भी है, एंजाइटी भी है। और सपोज कर लो कोई अनसेफ डिलीवरी किया कहीं पे, तो बहुत पीपीएच हो गया, बहुत ब्लीडिंग हो गया, उसके कारण से क्या होता है कि ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण से जब शॉक में चला जाता है तो हमारा ब्रेन में जो एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका ब्लड सप्लाई कम होने का कारण से टोटल शटडाउन हो सकता है। वो एक है। और है कि डिलीवरी तो हो गया, लेकिन डिलीवरी के बाद जो प्लासेंटा का जो बाहर आना होता है, सपोज वो आधा आ गया, आधा टुकड़ा अंदर रह गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हमेशा प्रमोट करते हैं कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करना। हाँ, तो एक गायनिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्स्टेट्रिशियन का हैसियत से अगर बोलने से, ये सब बड़ा रोल प्ले करता है। मैं इसको बताने से पहले मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को कॉमन देखने को मिलता है कि मेरा पास दूध अच्छे से नहीं निकल रहा, नॉट इनफ मिल्क। तो फर्स्ट है कि इसको पहले हमको समझना है कि रियली उस माँ में आप नॉर्मल कंडीशन ले लीजिए, नॉर्मल सब ठीक ठाक गया, मतलब ठीक है, डिलीवरी सब नॉर्मल गया था, उसके बाद भी मदर कंप्लेन करे कि मेरा दूध नहीं निकल रहा। तो आपको फर्स्ट मेक श्योर करना है कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए आपको कैसा पता चलेगा, आप माँ को कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये पूछ सकते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटा अच्छा से सोता है कि नहीं सोता है, बच्चे दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और बच्चा का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बहुत समय ये सब सही रहता है, लेकिन माँ को चिंता रहता है कि मेरा दूध नहीं हो रहा है, तो उसको आपको माँ को एनकरेज करना है, बताना है कि नहीं, आपका दूध अच्छा से निकल रहा है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका मिल्क सफिशिएंट है, ठीक है, दैट इज नंबर 1। और कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका दूध अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो उसमें आपका मेन है कि आपका जो मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक है, वो गलत हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक होता है कि आपका जो पोजीशनिंग सही होना है, नंबर 1। सेकेंड होता है कि आपका अटैचमेंट सही होना है, और थर्ड होता है कि आपका सकलिंग अच्छा होना है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशनिंग सही होना का मतलब क्या है? पोजीशनिंग सही होना का मतलब ये है कि बच्चे को हम जब सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सर को सपोर्ट नहीं करना है, पूरा बदन को सपोर्ट करना है।
दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बच्चे का सर और बदन एक लाइन में होना है। कभी समय होता है कि बच्चा जो सर जो आपका ब्रेस्ट में जुड़ा हुआ है, लेकिन बदन जो ऐसा टेढ़ा हुआ है, लटका हुआ है। हाँ, लटका हुआ है। तो वो जो एक लाइन में होना चाहिए। फिर क्या होना है कि जब ब्रेस्ट फीड करते समय को बच्चे का पेट और माँ का पेट एक दूसरे से लगा होना है, और जो बच्चे का जो माउथ है वो जो माँ का निपल का लेवल में होना चाहिए। इसमें आपका पोजीशन आप पहले सही करना चाहिए। बच्चे को माँ का निपल से इधर चीक में आप थोड़ा स्ट्राइक कीजिए, या माउथ का कोना में थोड़ा स्ट्राइक कीजिए। तो बच्चे जो अपने आप से वो ब्रेस्ट को ढूंढेंगे, निपल को ढूंढेगा और मुंह बड़ा कर देंगे। तो तुरंत बच्चे को माँ का साइड लाना है, ना कि माँ को बच्चे के साथ। ऐसा नहीं, बच्चे को माँ का तरफ ले जाना है, ठीक है। एंड देन देखना है कि बच्चे ने अच्छा से अटैच किया है कि नहीं किया है। तो क्या है कि पहले पोजिशनिंग आप सही करना है, अटैचमेंट सही करना है, देन बच्चा जो शकल करेगा। तो ये एक बड़ा वजह रहता है। फिर एक दूसरा बड़ा वजह जो जिसके लिए हम ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक खूब मनाते हैं, वो है कि आर्टिफिशियल फीडिंग बहुत आ गया। हाँ। एक बार बच्चे ने बोतल चालू कर दिया, हाँ। वो ब्रेस्ट कभी नहीं लेंगे। वही, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो बोतल फीडिंग है वो एक पैसिव प्रोसीजर है। दूध जो वहां से बोतल से खुद ब खुद गिरते रहेगा, मेहनत नहीं है इसमें, मेहनत नहीं है। लेकिन जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग है ये एक एक्टिव प्रोसीजर है, बच्चा को मेहनत करना पड़ता है, शकल करना पड़ता है, मतलब ना। तो क्या होता है कि बच्चा जो इसी प्रोसीजर करता है। और क्या है कि जो आर्टिफिशियल जो दूध होता है ये बहुत स्वीटेंड होता है कंपेयर टू माँ का मिल्क। तो अभी बच्चे क्या करेंगे, मीठा वाला मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब माँ अपना दूध लगाएंगे ना, तो बच्चे को निपल कंफ्यूजन हो जाएगा। वो लग रहा है कि अरे दूध क्यों नहीं निकल रहा है, हाँ। क्यों मीठा नहीं है, तो वो कभी और दूध नहीं लेंगे। हाँ, कई बार वो सकी नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करेंगे। यही वजह है। तो ये लोग कुछ कारण है। और जैसे कि कुछ दूसरा कारण, जैसे कि अगर जैसे कि ब्रेस्ट एनगोर्ज हो गया, निपल क्रैक हो गया, इन्वर्टेड निपल हो गया, ये सब छोटा मतलब लोकली हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं एक और मैसेज मतलब मिथ क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। तो सर ने, नानी तागो सर ने इसको काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो उसको और सिंपलर वे में अगर बोले तो एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क का जो सिक्रेशन है वो फेस वाइज होता है, उसका चेंजेस आता है उसमें। जैसे कि बच्चा पैदा होने के साथ साथ जो दूध निकलता है अराउंड वो किसी का 5 दिन तक रहेगा, किसी का 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता तक जा सकता है। तो उसमें अमाउंट एकदम स्केंटी होगा, 1-2 ड्रॉप निकल सकता है। तो एक्चुअली 90% ऑफ द पेशेंट जो इसको बोलता है कि दूध कम निकलता है, आ रहा ही नहीं बोल के, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चा पैदा होते ही ऐसा फाउंटेन जैसे निकलेगा। ऐसा तो नहीं होगा, नेचुरली ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा पैदा होने के बाद 4 दिन तक तो रहता ही है ऐसा, कोलेस्ट्रम जो बोलता है, जो येलो कलर का। तो इससे 2-3 मिथ जुड़ा हुआ है। पहला तो इसको दूध नहीं मानता है माँ लोग, जो कि सबसे प्रीसियस है। इसको येलो गोल का, हाँ, इसको येलो गोल का भी नाम दिया है एक्चुअली। ये इतना प्रीसियस है, और ये प्रीसियस है, यूनिक है, आइडियल है। क्यों? साइंटिस्ट आजकल हर चीज को रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन माँ का दूध को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। क्यों बोलने से उसमें लिविंग सेल्स है। सेकेंड मिथ है कि कम निकलता है, वो कम ही निकलेगा। बच्चा पेट में रहते रहते अगर एक नॉर्मल बच्चा फुल टर्म बेबी अगर पैदा होता है तो उसका लीवर में एनर्जी इतना स्टोर होता है कि वो 3 दिन तक अगर कुछ भी एक बूंद दूध नहीं पीने से भी वो सस्टेन कर पाएगा आराम से। तो उस दौरान मतलब ये घबराना नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं ले रहा है, वो नहीं है, दूध नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कम ही निकलेगा, भले ही 1 बूंद निकलो, 2 बूंद निकलो, वो सफिशिएंट है बेबी के लिए। ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आज सुनने वालों को मैं मतलब मैसेज देना चाहूंगा कि लैक्टेशन जो मेंटेन बेबी ही करता है। जैसे कि कोई लोग बोलेगा कि बच्चा तो दूध पी रहा था, अभी दूध बंद हो गया, वो दूध निकल ही नहीं रहा है, पहले तो निकल रहा था, वो बंद हो गया। तो इसका एक ही सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है, माँ जो बच्चा को दूध पिलाने का इंटरवल को बड़ा कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव फीडबैक जाता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे दूध बड़ा होगा, वो ब्रेन को सिग्नल करता है कि दूध खाली नहीं हो रहा है, अभी इसका जरूरत नहीं है। तो वो जो क्या होता है कि प्री लैक्टेशनल वो ब्रेस्ट का स्टेटस में वापस चला जाता है। तो उसको हम लोग इन्वोल्यूशन बोलते हैं वो पीरियड को। जैसे प्रेगनेंसी, बच्चा डिलीवरी होने के बाद यूटरस वापस छोटा हो जाता है, प्री प्रेगनेंसी स्टेट में चला जाता है। तो इसलिए माँ लोग को ये समझना है कि
बच्चा जैसे जैसे खाली करते जाएगा उसका डिमांड का हिसाब से दूध बनता है। बच्चा जितना खाली करेगा दूध भी उतना ही बढ़ेगा, ऐसा है। इसलिए क्या होता है, जो अच्छा मतलब जो एकदम वेल ब्रेस्ट फीड जो मदर है, मतलब जो अच्छा से जो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर है, इतना अच्छा उसमें बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है कि बच्चा का बारे सोचने से भी दूध निकलता है, बच्चा का रोने वाला सुनने से भी इवन दूध आएगा, ऐसा होता है। तो ये जो एक अच्छा साइन है एक्चुअली ना, तो इसको समझना है, कुछ कुछ मिथ्स है। तो जैसे हम सब तो पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है जो माँ का दूध। तो अभी मैं नानी तागो सर से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये कितना देर तक, मतलब बच्चे के किस साल तक बच्चे को बेनिफिट देता रहेगा? ब्रेस्ट फीडिंग जो 2 इयर्स तक कर सकते हैं एंड अबव 2 इयर्स तक तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग विद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और उसके बाद भी अगर ब्रेस्ट फीड करता है तो नो प्रॉब्लम। ऐसे कोई कहते हैं कि 2 साल के बाद आप फीड करते भी है तो भी उससे बच्चा को कुछ फायदा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, फायदा है। अच्छा। इसमें फायदा है, लेकिन क्या है कि माँ का दूध उस समय को मतलब जो बच्चे का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा उसका जो नॉर्मल डाइट। 2 साल के बाद बच्चे जो आपका घर में जो घर खाना बनते हैं सेम पोट फैमिली पोट से खा सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर नानी तागो ने अभी दूध पिलाने के कई तरीके बताए हैं। वैसे सारी बातें एक आम औरत के लिए जानना थोड़ा मुश्किल है बिना किसी एडवाइस के। तो मैं डॉक्टर नातुंग से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी कोई जगह या सुविधा है जहाँ इस तरह की टेक्निकल बातें गर्भवती या दूध पिलाती माताओं को बता सके या वे जान सके? मतलब इससे जुड़ी जानकारियां हमें अगर हम चाहे तो कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? अभी फिलहाल हमारे जो अभी टाइम है, इंफॉर्मेशन जो हमारे यहाँ में बूम है, काफी लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं आजकल। सिर्फ लैपटॉप में ही नहीं, कंप्यूटर में ही नहीं, पूरा सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन होने के नाते सभी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन सेंटर्स है। तो कभी कभार लोग गलत वेबसाइट से जाके गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि टेक्निकली राइट भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो भी ऐसे मदर जो भी नया जो भी माँ बन जाते हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग हर बस्ती में हमारे आशा है, आशाओं को हम ट्रेनिंग दिया हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसका क्या बेनिफिट्स है। ये हम लोग का एक तो प्रोग्राम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ बोल के, उसके अंदर उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो उसका रिपीट ट्रेनिंग होते रहेंगे, रिफ्रेशर्स कोर्स होते रहेंगे। और अगर किसी माँ को या किसी को अगर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जानना है तो आशा को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आशा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपके गांव में, सभी के गांव में सब सेंटर होते हैं जहाँ पे हमारे ANM दीदी रहते हैं या नर्सेस रहते हैं, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उन लोग बताएंगे। और आप लोग के हर गांव के पास में तो कोई PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहते हैं, वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब है, नर्सेस है, तो वो लोग आपको कैसे भी ये सब के बारे में बताएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग उन लोगों से पहले खबर लेना है, ना कि आप लोग जहाँ तहाँ से कोई भी वेबसाइट में जाके कोई इन्फॉर्मेशन ले। और हम ये भी कहते हैं कि आशाओं को कि एटलीस्ट 1 महीने में एक मंथली मदर्स मीटिंग बोलते हैं हम MMM, जो कि हर महीने हर माओं को बुला के गाँव में कुछ मीटिंग करना है और कुछ कुछ बातों पे डिस्कशन होना है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पे ये सब मंथली मदर्स मीटिंग में बात चर्चा होनी चाहिए। तो मैं अभी भी ये रेडियो के माध्यम के थ्रू मैं अपने जो भी आशा है बस्ती उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला जो मीटिंग है आप लोग जैसे भी हो प्रमोट करते रहिएगा, माओं को बुलाइए और उन लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी उन लोग को जानकारी देना चाहिए। अगर आप लोग सोचते हो कि उस मीटिंग में कोई डॉक्टर आना है, कोई नर्सेस आना है, उनका अरेंजमेंट कीजिए, अपने लोकल मेडिकल ऑफिसर्स, अपने नर्सेस को बुलाइए और उनको बताने दीजिए कि हमारे गांव के माँ को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। वैसे सवाल कई रह गए हैं पर समय का इशारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो हम आप तीनों का आकाशवाणी की ओर से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के इस अवसर पर ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता, आप सुन रहे थे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अवसर पर हमारी बातचीत। स्टूडियो में हमारे साथ थे डॉक्टर ताना नातुंग, स्टेट नोडल ऑफिसर, चाइल्ड हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन नाहरलगन, डॉक्टर नानी तागो, MD पीडियाट्रिक,
असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रिम्स नाहरलगन और डॉक्टर पाया लिया MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हीमा हॉस्पिटल ईटानगर। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता ब्रेस्ट फीडिंग या संतान के लिए मां के दूध का महत्व जरूर समझे होंगे और आशा है कि ये सारी जानकारियां अपने अपनों तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से आपके रेडियो साथी गईर लेती है विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।